हेलो एंड वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पे। और इस समय आप सब लोग देख रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन सीरीज। तो हम लोग हैं मे 19 के क्वेश्चन पेपर में। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो बातें हैं अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। जिस प्रकार से अनअकैडमी का हमारा ये यूट्यूब चैनल है, वैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ये प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में अपनी जो सीरीज है, अपनी सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की जो कैटेगरी है, उसमें आपको बहुत सारे मतलब वीडियो लेक्चर्स, मल्टीपल एजुकेटर्स के, बहुत इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के आपको वहां पे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीज की, सीए इंटरमीडिएट मे 21 एग्जामिनेशन के लिए, मे 21 एग्जामिनेशन के लिए 14 ऑफ दिसंबर से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप सब लोग प्लस कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए, जहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लासेस जो है वो मिल जाएगी दोस्तों। और उसके लिए आप मेरा ये कोड दैट इज धीरज 10 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं, जहां पे हम लोग मे 19 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो मे 19 का क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने, ये रहा। ओके दोस्तों, सो मे 19 के क्वेश्चन पेपर के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं सर, आज हमको वो पूरे करने हैं। देखिए, पहला तो है आपका क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन 2A जो कि है अपना 10 मार्क्स का बाईबैक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाईबैक से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमारे पास में बैलेंस शीट जो है, समराइज्ड बैलेंस शीट सुपर लिमिटेड का दिया हुआ है 31 मार्च 18 को। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 17 lakhs का। ठीक है, रिजर्व सरप्लस में हमारे पास में रेवेन्यू, सिक्योरिटीज, प्रॉफिट लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो है वो दिया हुआ है। सिक्योर्ड लोन में हमारे पास में है 9% डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड लोन और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल असेट्स है और करंट असेट्स में बस ग्रुपिंग जो है करंट असेट्स की दी गई है, जहां पे अपने को बता नहीं रखा कि करंट असेट्स में कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, चलो नॉर्मल बैलेंस शीट हो गई हमारे पास में। एडजस्टमेंट की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। बेसिकली बाईबैक के जो क्वेश्चन होते हैं 2 वैरायटीज के होते हैं। एक में जब क्वेश्चन कहता है कि आपको इतना नंबर ऑफ शेयर्स का बाईबैक करना है, जनरल एंट्री पास करो, बैलेंस शीट बनाओ। और एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको पूछा ये जाता है कि बाईबैक कितना किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम परमिशेबल नंबर ऑफ बाईबैक जो है वो आप कितना कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कंपनी चाहती है, सुपर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। अब सुपर लिमिटेड को यहाँ पे 35,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो बाईबैक करने हैं। अब ये करना कैसे चाहती है, 10 रुपए का एक शेयर है, वो 30 रुपीज में बाईबैक करना चाहती है, मतलब 3 गुना ज्यादा ऑफर कर रहा है वो। ठीक है ना, अपने शेयर होल्डर को 3 गुना ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है शेयर से। तो बाईबैक जो है वो प्रीमियम पे हो रहा है। और निश्चित रूप से कोई शेयर होल्डर बाईबैक तभी करेगा जब उसको कोई ना कोई प्रीमियम अमाउंट ऑफर किया जाएगा, अदरवाइज वो अपने शेयर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, है ना। और देयर इज नो कंपल्सरी बाईबैक, है ना, कंपल्सरी बाईबैक हो नहीं सकता, हमारे इंडिया में वो प्रोहिबिटेड है। इक्विटी का रिडम्पशन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो बाईबैक जो है सहमति से होगा, लेकिन उसके अलावा भी, शेयर होल्डर के अलावा भी कंपनी को बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी होती है, जैसे कि उसके आर्टिकल्स में इसका ऑथराइजेशन होना चाहिए, उसके रेजोल्यूशन के अंदर ये जो बाईबैक का रेजोल्यूशन है वो पास हो जाना चाहिए, है ना। और उसके पास में फंड्स है कि नहीं, तो कंपनी ने कहा है कि हमारे पास में फंड बहुत है, करंट असेट्स के अंदर फंड पड़ा हुआ है। ठीक है ना, करंट असेट्स में फंड जो है वो पड़ा हुआ है। अब कह रहा है कमेंट विद कैलकुलेशंस whether the buyback of shares by the company is within the provision of the Companies Act 2013। तो अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि बाईबैक जो है क्या आप कर पाएंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अंदर रह के हुए, मतलब उसका जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, क्या वो कंप्लाई करते हुए आप 35,000 शेयर्स का बाईबैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो सर, इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन के लिए जो बातें डिस्कस करनी है वो ये है कि यहां पे हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ बाईबैक। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ बाईबैक। तो ये कैलकुलेशन में हमको 3 टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं सर? ये पहला टेस्ट होता है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा होता है आपका रिसोर्स टेस्ट, और तीसरा होता है आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तीसरा हो जाता है आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ठीक है ना। तो ये 3 टेस्ट होते हैं अपने। तीनों टेस्ट में से जो भी लोअर नंबर है, दैट इज कॉमन नंबर है तीनों का, उसको हम बाईबैक करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ बाईबैक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग की बात करें तो 17 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का शेयर है हमारे पास में। 17 लाख रुपए की कैपिटल है और 10 रुपए का शेयर है, तो कैसे करेंगे सर? हमारे पास में 1,70,000 शेयर्स हो जाएंगे। हमारे पास में कितने शेयर्स हो जाएंगे? 1,70,000 शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना, इसका कितना परसेंटेज बाईबैक के लिए काम आ सकता है? 25%, 25%। तो 1,70,000 का 25% आप मैक्सिमम यूज ले सकते हो बाईबैक के लिए, विच इज 42,500, विच इज 42,500, ओके। रिसोर्स टेस्ट की यदि बात करी जाए तो आपके रिसोर्सेस का भी 25% ही यूज किया जा सकता है, लेकिन अब रिसोर्स है क्या, तो उसके लिए पहले आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रिसोर्स की। तो यहां पे आप वर्किंग नोट लगाइए और करिए कैलकुलेशन रिसोर्सेस की, कैलकुलेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। तो रिसोर्सेस की कैलकुलेशन में क्या क्या आता है सर? एक तो आता है सर पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल आएगा। फिर आपके आएंगे फ्री रिजर्व्स, फिर उसमें क्या आएगा सर? फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है? तो देखिए दोस्तों, फ्री रिजर्व में वो सारे रिजर्व आएंगे कंपनी के जो फ्री है, दैट मींस वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी पर्पस के लिए रिजर्व्ड नहीं है। जैसे कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो रेवेन्यू रिजर्व, तो बताइए क्या रेवेन्यू रिजर्व हमारा फ्री होता है क्या? जी सर, रेवेन्यू रिजर्व हमारा पूरा का पूरा फ्री रिजर्व है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम को एक बार रहने देते हैं। प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें, प्रॉफिट लॉस क्या हमारा फ्री रिजर्व है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा फ्री रिजर्व है कि नहीं? जी सर, प्रॉफिट लॉस बिल्कुल एक फ्री रिजर्व है, ठीक है ना। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व। अरे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो है ये तो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व, ओके। और स्टैट्यूटरी रिजर्व कभी फ्री रिजर्व नहीं होते, स्टैट्यूटरी रिजर्व कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होते हैं दोस्तों। तो 150 हम काम नहीं ले सकते, 2350 ले सकते हैं, 2 lakhs को ले सकते हैं। सर व्हाट अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम? देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहली बात तो ये कि फ्री रिजर्व तो नहीं है ये, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज इटसेल्फ नॉट अ फ्री रिजर्व, इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। कंपनीज एक्ट ने इसके यूटिलाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने ही बाईबैक में स्पेशल परमिशन दी है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप बाईबैक में फ्री रिजर्व में शामिल करेंगे, है ना। फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एट पार एज द फ्री रिजर्व्स आर, ठीक है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ध्यान रखिएगा, इसमें काउंट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो काउंट होता है दोस्तों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है ये कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो काउंट होगा इसमें, ठीक है ना। तो कितनी बातें आ जाएगी हमारे पास? देखिए, एक तो हो गया हमारा फ्री रिजर्व में रेवेन्यू रिजर्व फ्री है, ओके। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये भी शामिल हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों आपके फ्री हो गए। पेड अप शेयर कैपिटल का बैलेंस 17 लाख है, तो 17 लाख तो ये आ जाएगा आपका। रेवेन्यू रिजर्व हमारा है 2350, 250 एंड 2, 23,50,000, 250 का सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड ये 2 lakhs, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे टोटल रिजर्व दोस्तों? 17 lakhs प्लस 23,50,000 प्लस 450, ये हो गए 45 lakhs। हमारे टोटल रिजर्व हो गए 45 lakhs। अब आपको पता है क्या हम 45 लाख पूरे यूज कर लें क्या रिजर्व को? नहीं सर, रिजर्व भी अपन पूरे यूज नहीं कर सकते, रिसोर्स हम पूरे यूज नहीं कर सकते। कितना यूज कर पाएंगे मैक्सिमम? तो हम इसका
कितना पोर्शन यूज कर पाएंगे, सिर्फ 25%। तो यहाँ पे रिसोर्सेस टेस्ट में लिखिएगा आप, आपके पास 45 लैक्स हैं, इसका 25% आप यूज कर सकते हो। तो 45 लाख का 25% दैट इज 11,25,000 का अमाउंट आप यूज कर सकते हैं। 11,25,000 का अमाउंट आप यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाईबैक कर पाओगे, तो सर 30 रुपीज का है ना, बाईबैक के ऑफर प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स। यदि आपको यह कहा जाए कि आप 11,25,000 रुपए लगा सकते हो बाईबैक में, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाईबैक हो जाएंगे, हर एक शेयर को हम 30 रुपए से बाईबैक कर रहे हैं, तो उसको अगर आप 30 से डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स ना, 1125 डिवाइडेड बाई 30, 37,500, 37,500, यानी आप इतने नंबर ऑफ शेयर जो है सेकंड जो टेस्ट है हमारा रिसोर्स टेस्ट, उसके हिसाब से बाईबैक कर सकते हो, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बाईबैक कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब अपना नेक्स्ट टेस्ट आता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सर ये डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या होता है, इसके लिए भी अपने को वर्किंग बनानी पड़ेगी, है ना। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, और ये वर्किंग हमें क्या सिखाएगी सर, ये वर्किंग हमें सर ये सिखाएगी कि डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का मतलब ये है कि पोस्ट बाईबैक, बाईबैक करने के इमीडिएटली बाद कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट है दोस्तों, वो कितना होना चाहिए, मैक्स मिनिमम कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 2:1, मतलब उसका डेट और इक्विटी के बीच में तालमेल जो है वो 2:1 का होना चाहिए। इसका मतलब उसकी इक्विटी का दुगना अमाउंट डेट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। तो अब ये डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इस डेट इक्विटी रेशियो का टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सर यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो के लिए हमारी इक्विटी, हमारी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है बताइए, प्रेजेंट इक्विटी कितनी है और हमारा प्रेजेंट डेट कितना है ना। हमारे पास में प्रेजेंट इक्विटी जो है वो कितनी है और हमारा प्रेजेंट डेट जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारी जो इक्विटी है वो तो है सर 17 लाख रुपीस का, तो कैपिटल हो गया हमारा, है ना। 17 लाख रुपीस का तो हमारा इक्विटी शेयर जो है वो कैपिटल हो गया है। ठीक है, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो हैं अपने ये सारे के सारे। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो 45 लैक्स है यही हमारा प्रेजेंट इक्विटी है ना। ये 45 लैक्स है यही हमारा प्रेजेंट इक्विटी है, तो इसको दोबारा आप कैलकुलेट करने की दरकार नहीं है। सो प्रेजेंट इक्विटी की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका 45 लैक्स। ठीक है ना, ये आपका 45 लैक्स हो जाएगा। इट इंक्लूसिव ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज योर फ्री रिजर्व्स। तो ये आपकी प्रेजेंट इक्विटी है। और आपका अभी प्रेजेंट डेट कितना है, आपका प्रेजेंट डेट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमने पहले नहीं करी है। तो देखो सर, सिक्योर्ड लोन दे रखा है यहाँ पे, एक तो डिबेंचर्स है, ये डेट की कैलकुलेशन में आएगा, अनसिक्योर्ड लोन है ये भी डेट की कैलकुलेशन में आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सर क्या करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 15,50,000, ये आपका डेट की कैलकुलेशन में आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। देखिए शेड्यूल 3 के बारे में आप जानते हैं और आपने ये बात कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी सर, कि शेड्यूल 3 जो है उसमें जो लॉन्ग टर्म के लोन जो होते हैं ना, लॉन्ग टर्म नेचर के जो लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बोरोविंग्स हो गया, ठीक है ना, इसको हम पहले की तरह लॉन्ग टर्म ही नहीं दिखाते रहते हैं। जैसे कि क्या होगा, मान लो आपका एक 50 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म लोन है जो आपको 5 सालों में पे करना है, तो 5 साल में पे करना है, दैट मीन ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया। लेकिन आपको ये हर साल 10-10 लाख रुपए करके रिपे करना होता है, मतलब हर साल आप इसको 10 लाख रुपए पे करते हो। तो पहले के जमाने में तो क्या होता था, ये लॉन्ग टर्म लोन ही दिखाया जाता था 50 लाख रुपए हर साल की बैलेंस शीट में। इस साल 50 दिखाया जाएगा, अगले साल 40, फिर 30, ऐसे करके ये मतलब जैसे जैसे पे होता जाता था, जो बैलेंस होता था हम उसको लॉन्ग टर्म लोन में दिखाते रहते थे। लेकिन शेड्यूल 3 ने प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो चेंज कर दिया। शेड्यूल 3 ने प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो चेंज कर दिया। वो कहता है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन जो है आप इसके 2 टुकड़े करो। एक तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो ही, एक अगली साल जो अमाउंट आपको पे करना है उसको हम कहते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो मान लो आपके पास में 50 लाख का लोन है,
आपको अगले साल 10 पे करना है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म 40 हुआ, तो 50 का ब्रेकअप हो गया हमारा। फिर बाद में आपको फिर से अगली बार 10 पे करना है, इसका मतलब इसका बैलेंस अभी 30 हो जाएगा। ऐसे अगली बार 10 पे करना है, फिर बैलेंस इसका 20 हो जाएगा। फिर अगली बार 10 पे करना है, इसका बैलेंस 10 हो जाएगा। और अगली बार 10 पे करना है, इस बार लॉन्ग टर्म का बैलेंस 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपको अपनी बैलेंस शीट में ना दोस्तों इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके दिखाना होता है कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपका 40 है पहले साल, 10 रुपया उसी 50 के लोन में से अगले साल पेबल है। तो ऐसे करते करते आप 5 बार ये अमाउंट पे कर दोगे, है ना, आप 5 बार ये अमाउंट पे कर दोगे, आपका लास्ट में अमाउंट जो है पेबल निल हो जाएगा। लेकिन इसको स्प्लिटिंग में हमें दिखाना पड़ता है। तो अगर अपन इसको स्प्लिट कर रहे हैं, करंट मैच्योरिटीज को अपन बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखा रहे हैं क्योंकि वो करंट नेचर का है, तो क्या ये आपकी डेट की कैलकुलेशन में आएगा? डेट की कैलकुलेशन में बिल्कुल आएगा सर। ये डेट की कैलकुलेशन में बिल्कुल आएगा, भले ही चाहे ये करंट लिखा हुआ हो यहाँ पे दोस्तों, करंट मैच्योरिटी भले ही लिखी हुई हो, लेकिन ये है लॉन्ग टर्म लोन का ही पार्ट। ये आपका लॉन्ग टर्म लोन का ही पार्ट है जो आपको हर साल पे करना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग है वो यहाँ पे शामिल करी जाएगी। तो 15,50,000 रुपए हम लोग शामिल करेंगे। तो डेट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी? 22,50,000 के डिबेंचर, 8.5 लाख का लोन और 15,50 का करंट मैच्योरिटी, है ना। तो 22,50,000 प्लस 8,50,000 का अनसिक्योर्ड लोन प्लस आपका मैच्योरिटी जो करंट मैच्योरिटी है 15,50,000 रुपए का, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 2250 प्लस 8,50,000 प्लस 15,50,000, ये हो गया सर 46,50,000, 46,50,000, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 46,50,000 ये हो गया अपना। तो अब अपने को यहाँ पे देखिएगा क्या करना है। 46,50,000 हमारा अभी प्रेजेंट डेट बन रहा है, 46,50,000। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इक्विटी 45 है और प्रेजेंट जो डेट है वो 46,50,000 है। अब ये कहता है कि बाईबैक के बाद में आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट जो है ना, बाईबैक के बाद आपका जो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट है वो 2:1 होना चाहिए। तो हमारी टारगेट इक्विटी नीड्स टू बी मेंटेन्ड पोस्ट बाईबैक। आवर टारगेट इक्विटी नीड्स टू बी मेंटेन्ड पोस्ट बाईबैक इज व्हाट? आवर टारगेट इक्विटी नीड्स टू बी मेंटेन्ड पोस्ट बाईबैक। तो डेट का आधा, डेट का 50% या डेट का आधा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अभी आपका जो डेट आया 46,50,000, 46,50,000 ये आपका डेट है, टोटल डेट है ये। यानी अगर इतना डेट है हमारा तो सर इसकी आधी इक्विटी होनी चाहिए ना। फिर तो हमारी इक्विटी कितनी होनी चाहिए बताइए? इक्विटी होनी चाहिए सर 23,25,000 की, 23,25,000 की, इतने अमाउंट की हमारी इक्विटी होनी चाहिए। बताइए बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई कि 23,25,000 की हमारी इक्विटी होनी चाहिए, है ना। अब है कितनी सर? हमारे पास में अभी इक्विटी जो है वो है 45 लाख, है ना। अभी हमारे पास में जो इक्विटी है वो कितनी है? 45 लाख है सर। ये तो बहुत है, ये 45 लाख वाली इक्विटी तो बहुत है सर। देखिए सर इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब 23,25,000 की इक्विटी जो है वो अगर मेंटेन करनी है और अभी आपके पास में ये 45 लाख की इक्विटी आ रही है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास में ये जो प्रेजेंट इक्विटी है ना, ये है आपकी 45 लाख। अब यहाँ पर ये डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कहता है कि बाईबैक के बाद में आपकी टारगेट इक्विटी जो है वो कितनी रहनी चाहिए, वो भी हमने पता लगा लिया, दैट इज 23,25,000। इतनी हमारी इक्विटी तो मेंटेन रहनी चाहिए। इसका मतलब ये बात हो गई ना कि हमारी अभी 45 लाख रुपीस वाली इक्विटी है,
इसमें से मुझे कुछ अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि बाईबैक के अंदर हमको सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। कंपनीज एक्ट का ये लीगल प्रोविजन है जो हमको कंप्लाई करना होता है, उसके बिना हम लोग बाईबैक कर नहीं सकते। इसका मतलब मेरी जो ये फ्री इक्विटी है, ये मेरी जो प्रेजेंट फ्री इक्विटी है, दिस इज माई प्रेजेंट फ्री रिजर्व्स, फ्री रिसोर्सेस, ओके, है ना, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल और प्लस फ्री रिजर्व्स वगैरह है। इसमें से आपको कुछ अमाउंट जो है वो सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा इसी में से। और वो जब सीआरआर में आप ट्रांसफर करोगे ना, तो सीआरआर में गया हुआ अमाउंट फ्री नहीं है। सीआरआर में जो अमाउंट आपने भेजा है वो अमाउंट फ्री नहीं है, बिकॉज सीआरआर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, और सीआरआर को हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आई बात समझ में आप सबको? ठीक है, फिर देखिएगा, जब अपने लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को कहीं पे यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारी इक्विटी इतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अगर हमारी इक्विटी इतने अमाउंट से रिड्यूस हो गई, तो हमें इसको कितना मेंटेन करना कितना है इसको मेंटेन? टारगेट इक्विटी नीड्स टू बी मेंटेन्ड। हमें इसको मेंटेन कितना करना है? बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो सर, टारगेट इक्विटी हमें कितनी मेंटेन करनी है? 23,25,000। 23,25,000। इसका मतलब आपकी प्रेजेंट इक्विटी में से जो सीआरआर में अमाउंट चला जाएगा, फिर आपकी जो भी इक्विटी आएगी, उस इक्विटी में से आपको 23,25,000 तो मेंटेन करनी है। दैट मींस बचा हुआ पार्ट आप बाईबैक के काम में ले सकते हो, बचा हुआ पार्ट आप फिर बाईबैक के काम में ले सकते हो। वही मेरा मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक होगा, वही मेरा मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक होगा। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया सर, ठीक है ना। कोई एक्स वाई लिखने की दरकार नहीं है, आप सिंपल से रीडिंग करिए बस नंबर्स की, कि हमारे पास में सर 45 लाख इज द प्रेजेंट इक्विटी, उसमें से सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अगर उसमें से सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो बाद में हमें इक्विटी को कितना रखना है, बाद में हमें इक्विटी को कितना रखना है। अगर अपन नंबर सिंपल लें यहां पर, लेट्स से कि मेरी प्रेजेंट इक्विटी 10 रुपए है, ठीक है ना, और मेरे को 6 रुपए की इक्विटी मेंटेन करनी है, तो 10 रुपए में से सीआरआर में मैं कितना ट्रांसफर करूंगा? लेट्स से मैं आपको बता देता हूं कि चलो 2 रुपए आप सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, तो 10 में से 2 रुपए मैं अगर सीआरआर में ट्रांसफर करूंगा तो मेरी इक्विटी हो जाएगी 8, और 8 वाली इक्विटी को मुझे 6 रुपए तक तो मेंटेन करना है। दैट मींस मेरे को 2 रुपए बाईबैक में यूज ले सकता हूं। that 2 rupees, that excess amount I can use in the buyback। बस यही तो ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे हमको सीआरआर के बारे में पता नहीं है, तो हमको सीआरआर के बारे में पता चल जाएगा अगर मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक अपने को पता है, ठीक है, तो सीआरआर भी पता चल सकता है। तो सीआरआर कैसे आता है सर? देखिए, सीआरआर आता है मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक डिवाइडेड बाई बाईबैक का ऑफर प्राइस मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू। अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला ब्रैकेट है, इसका आंसर आएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? सीआरआर ही तो आएगा ना। तो बस सर यही तो 2 इक्वेशन बन गए अपने, ये अपने 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। सर देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक ये तो मुझे पता है नहीं, बाईबैक का ऑफर प्राइस पता है और फेस वैल्यू भी पता है। फेस वैल्यू कितनी है? चलो सर पहले दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। बाईबैक का ऑफर प्राइस कितना है? 30 रुपए, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका MPBB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू CRR, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 CRR इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक, है ना। 3 CRR इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक, है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया। तो पहला इक्वेशन तो हमारा सॉल्व हो गया, पहला इक्वेशन तो हमारा यहाँ पे हो चुका है सॉल्व। अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है ना। 3 CRR इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम MPBB की वैल्यू लिख देते हैं 3 CRR। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा किस प्रकार से वापस रीडिजाइन हो जाएगा, 45 lakhs minus CRR the whole minus 2325 and I will put the value of MPBB over here which is 3 capital redemption reserve, 3 times of capital redemption of reserve, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसकी गणित एक साथ सॉल्व कर लो। 45 लाख में से 2325 घटा दो, 45 लाख में से 23,25,000 घटा दो, ये आएगा 21,75,000।
ये आएगा आपका 21,75,000। और ये जो CRR है, ये माइनस का CRR इधर आते ही प्लस का CRR हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका +1 CRR, वहां से आ गया, तो ये टोटल 4 CRR हो गए हमारे पास। और सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इक्वल्स टू 2175 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 543,750। 543,750 इक्वल्स टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और आपको पता है अगर CRR की अमाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की अमाउंट 543,750 है, तो MPBB की अमाउंट क्या होगी, मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक की अमाउंट क्या होगी, बताइए सर। मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक का इक्वेशन क्या था हमारा, बताइए। मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक का इक्वेशन क्या था सर। CRR वाले इक्वेशन में वैल्यू लिख देते ना, ये छोटा सा है, देखिए 3 CRR 3 गुनी होगी ना, सीधी बात है। अगर आपको CRR की वैल्यू पता है तो MPBB उसका 3 गुना है, क्योंकि 10 रुपए के शेयर को 30 पे बाईबैक कर रहे हैं ना सर। तो अपने को जरूरी नहीं कि सर ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैथ्स करनी है, अपने को पता है, वर्बली भी आती है कुछ कुछ चीजें, तो बट वहां पे बस इतनी बात है कि एक बस इक्वेशन डिजाइन करके उसको एक लेवल तक आप सॉल्व करके छोड़ दीजिए, ताकि स्टेप मार्किंग में कोई नंबर ना कटे। बाकी यहाँ पर नंबर का आंसर आना बहुत जरूरी है, आपके नंबर यहाँ पे मिलेंगे आपको 543,750 पे आपको नंबर मिलेगा, ना कि ये ऊपर नीचे गणित को सजाने धजाने में, ठीक है ना। तो ये आप जितना शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, अलाउड है आप सब लोगों को। इक्वेशन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है सर, ठीक है ना। सो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट जो होगा वो इसका 3 गुना होगा, इसका 3 टाइम्स ज्यादा होगा, तो वो कितना हो जाएगा 543,750 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 16,31,250। 16,31,250। इसका मतलब आप 16,31,250 इतना ही अमाउंट जो है बाईबैक के काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। 16,31,250 आप इतना ही अमाउंट जो है वो बाईबैक के काम में ले सकते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट हमें क्या कहता है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट हमें ये कहता है कि आप केवल 16,31,250 यानी डिवाइडेड बाई 30, तो कितने शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, 54,375। 54,375। तो तीनों में से कम कौन सा है, 42, 37 या 54? सर तीनों में से कम है 37,500, यानी कंपनी मैक्सिमम 37,500 शेयर्स को बाईबैक कर सकती है। तो कंपनी करना कितना चाहती है बाईबैक, 35,000 शेयर्स का बाईबैक करना चाहती है, तो करने दीजिए कंपनी को बाईबैक। 35,000 शेयर्स का बाईबैक कंपनी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसके अंदर, है ना दोस्तों। तो आया आपको ये बात समझ में। वैसे मैंने बाईबैक वाले चैप्टर में ये इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन जो है वो करवा रखे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बढ़िया तरीके से इसको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सर, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट का आंसर है हमारा 42,500, ठीक है। और रिसोर्स टेस्ट का आंसर है हमारा 37,500। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का आंसर है 54,375। हेंस कंपनी जो है वो इन तीनों में से 42, 37 और 54, इन तीनों में से जो भी अमाउंट लोअर है उसका बाईबैक कर सकती है। तो 37,500 इज द थ्रेशोल्ड। कंपनी तो 35 ही करना चाहती है, तो कंपनी बिल्कुल 35,000 शेयर का बाईबैक कर सकती है। दैट इज एप्लीकेबल एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013, है ना, एंड विद इन दी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आप यहाँ पे आप अपना जो बाईबैक है वो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कमेंट लिखने के नंबर मिलेंगे, कमेंट लिखने के नंबर मिलेंगे, है ना। और ये जो हमने देखो ये इक्वेशन वगैरह बनाए हैं, इसको इक्वेशन को भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना होता है। तो यहाँ पे आप ये इंश्योर करें सर, अपनी कैलकुलेशंस को वर्बली ना करें, भले ही चाहे कोई कितनी भी मतलब इजी चीज क्यों ना हो, आप उसको सॉल्व करके बता के आए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट, जो कि बाईबैक से रिलेटेड था। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट हो गया है हमारा, जो बाईबैक से रिलेटेड था, हो गया सर। क्वेश्चन 2 का जो बी है वो तो सर अंडर राइटिंग का है, अंडर राइटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, अंडर राइटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है सर। तो चलो कोई बात नहीं है, अंडर राइटिंग हम छोड़ देते हैं, अंडर राइटिंग हट गया हमारे सिलेबस से। अब आते हैं सर, अब अपने लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, एंड देन वी विल बी डन। ये क्वेश्चन है सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, CFS। CFS से क्वेश्चन तो देखो आएगा ही आएगा, बड़ा बैलेंस शीट वाला आए या फिर ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए डेफिनेटली आएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर। नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है AS 21 का पैरा नंबर 26। आपने अगर कभी कंसोलिडेशन की रेगुलर क्लासेस अटेंड की हो तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें बता रखी है आप लोगों को दोस्तों। और अब अपने लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, ये देखिए H लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है ना, एज ऑन 1 जनवरी 2011 at a cost of 5 lakh when S Limited had an equity share capital of 5 lakh and reserves and surplus of 40,000। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में 70% शेयर जो है इक्विटी शेयर हमने खरीद लिए हैं एस लिमिटेड के 5 लाख रुपए में, जब उसका 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में 40,000 का बैलेंस था सब्सिडरी का। अब कह रहा है बोथ द कंपनी फॉलो कैलेंडर ईयर फॉर द अकाउंटिंग ईयर, दैट मींस कि अकाउंटिंग करने के लिए कैलेंडर ईयर हम लोग फॉलो करते हैं। और 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हमें लॉस हुआ है, हमें लॉस हुआ है 125 का, 2 lakhs का, 250 का और 60 का। आने वाले 4 सालों में हमको इस प्रकार से लॉस हुआ है। एंड देन फिर बाद में ये कह रहा है देयर आफ्टर इन 2015 एस लिमिटेड एक्सपीरियंस टर्न अराउंड, एंड फिर बाद में स्थिति जो है वो बदल गई एंड रजिस्टर्ड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 25,000 इन द नेक्स्ट 2 ईयर, दैट इज 2016 एंड 17। एस लिमिटेड रिकॉर्डेड एनुअल प्रॉफिट 50,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि आने वाले जो ईयर्स हैं, है ना, उसमें आपको एक बार 25,000 का प्रॉफिट हुआ है और आने वाले और 2016 और 17 के सालों में आपको 50 और 75 का प्रॉफिट हुआ है। तो 3 सालों के पॉजिटिव प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 25,000, 50,000 और 75,000। शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अब आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताना है हर साल के एंड में। तो AS 21 का पैराग्राफ नंबर 26 हमें यह कहता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है ना दोस्तों, वो आपके मैक्सिमम 0 हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। ऐसा हमारे AS 21 का कहना है। IFRS में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव भी होते हैं। जब आप CA फाइनल में जाओगे तो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से मिलेंगे वो भी आपको नेगेटिव होते मिलेंगे, लेकिन AS 21 हमको ये इजाजत नहीं देता, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने लोग को क्या करना है, इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। कैसे कैलकुलेशन होगी देखो जरा बता देता हूं मैं आप सबको। इसकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो सर, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी पूछा ना इसने, हर साल के एंड में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा। तो पहले तो सर हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल देते हैं, COC। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आपको क्या मिला। तो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड आपने 70% इन्वेस्टमेंट किया है, कितने रुपए में, आपने 70% इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, ये किया है आपने 5 लाख रुपए में, राइट। सो ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए सब्सिडरी में। अच्छा, उस दिन कंपनी के नेट एसेट्स कितने थे, नेट एसेट्स कितने थे उस दिन कंपनी के, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया। सर उस दिन उस कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की पोजीशन पता है, ठीक है ना। तो भले ही चाहे एसेट्स और लायबिलिटीज ना पता हो, नेट एसेट्स तो यही होते हैं। तो इक्विटी कैपिटल उसका कितना है 5 लाख और रिजर्व है 40,000, 5 लाख और 40,000। इसका मतलब उस कंपनी का नेट एसेट्स उस दिन 5,40,000 था। तो 5,40,000 में आपका 70% हिस्सा कितना होता है, 540 का 70% हिस्सा कितना होता है दोस्तों, ये होता है सर 3,78,000। ओके, अच्छा, तो मतलब 378 की हिस्सेदारी लेने के लिए आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। तो ये तो सर आपने ज्यादा पैसे दे दिए, तो ज्यादा पैसे दे दिए दैट मीन्स 1,22,000 की गुडविल हो गई, 1,22,000 की गुडविल हो गई। अब सर गुडविल हर साल के एंड में कैलकुलेट नहीं करेंगे, गुडविल तो यही रहेगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने ये पेन आज खरीदा, 10 का पेन आपने 12 में खरीदा, 2 रुपए महंगा है ये, तो ये कल भी आप यही कहोगे हाँ सर मैंने 2 रुपए महंगा खरीदा था। और मैं आपको 10 साल बाद में आके पूछूंगा कि अरे भाई आपने वो पेन खरीदा था वो कितने का खरीदा था, तो आप बोलोगे सर 12 रुपए का था, कितने का 10 रुपए का, कितना महंगा खरीदा 2 रुपए का, तो 2 रुपए का ही खरीदा महंगा। इसका मतलब यहाँ पे जो गुडविल आ गई, गुडविल अब चेंज नहीं होगी, गुडविल आपकी यही रहेगी थ्रू आउट दी अपकमिंग ईयर, है ना। 1,22,000 की गुडविल आपकी सेम बनी रहेगी, ठीक है। ओके,
माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेकिन हर साल चेंज होगा, बिकॉज माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो हर साल मूव करता है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के शेयर से माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो मूव ऑन कर जाता है, या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं हुआ तो मान लो लॉस हुआ, तो लॉस से माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव मतलब सॉरी गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे, मैक्सिमम जीरो हो पाएंगे, मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। तो देखो सर इसको कैसे कैलकुलेशन करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहां पर हमारे पास पहले दिन डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकलेगा। ये डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जैसे निकाला गया वैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकाला जा सकता है। तो कैसे आएगा सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट? देखो सर डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन 5,40,000 का हमारा नेट एसेट था, इसमें 30% माइनॉरिटी का हिस्सा है, बोलो है कि नहीं? 5,40,000 में 30% माइनॉरिटी का हिस्सा है, दैट इज 162। ये तो पहली साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ये तो आपका पहली साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अब साल दर साल ये बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, अब जो फर्स्ट ईयर है आपका उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ देखो जरा। फर्स्ट ईयर में अपने को प्रॉफिट कितना हुआ सर? प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, लॉस हो गया हमको 125 का। तो 125 का जो हमको लॉस हुआ है इसमें हमारा शेयर कितना है? 30%। तो 125 का 30% करिए, 125 का 30% होता है सर 37,500, ये लॉस हो गया। तो हमारा नेक्स्ट ईयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट अब कितना हो जाएगा? 162 माइनस 37,500, ये हो जाएगा 1,24,500, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर में फिर से लॉस हो रहा है अपने को, सेकेंड ईयर में फिर से लॉस हो रहा है, वो कितने का हो रहा है? 2 लाख का। तो 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 60,000। अब ये 60,000 का लॉस है, ठीक है। तो 1,24,500 में से 60,000 हटा दीजिए। इस साल आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस क्या हो जाएगा? इस साल आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस क्या हो जाएगा सर? 64,500, ठीक है ना। भाई लॉस तो होते रहते हैं बिजनेस के अंदर, मेन चीज ये है कि लॉस इतना नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो बेसिक अमाउंट है वो भी नेगेटिव हो जाए। जैसे ही वो नेगेटिव होता है वैसे ही होल्डिंग कंपनी ऐसे लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा। यही पैरा नंबर 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का हमें सजेस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में देखिएगा क्या हुआ, थर्ड ईयर में देखिएगा क्या हुआ है सर। थर्ड ईयर में 2.5 लाख रुपए का लॉस। क्या बात है सर, कंपनी लॉस ही लॉस में जाए जा रही है। 2.5 लाख रुपए का लॉस। अब 2.5 लाख रुपए का लॉस का 30% शेयर आपका है, वो कितना बनेगा? 2.5 लाख का 30% 75,000। अब देखो सर 75,000 का लॉस लगाते ही आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गए नेगेटिव। कितने हो गए सर? 64,500 माइनस 75,000, 10,500 मेरा नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। यहां से अब क्वेश्चन की असली शुरुआत होती है स्टार्ट। यहां तक तो ये क्वेश्चन नॉर्मल था कि भाई आपने पहले डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस से या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन लॉस इतने हो गए कि हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट ही सर यहाँ पे क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया। तो पता है अब क्या होगा? अब एज पर पैरा नंबर 26, एज पर पैरा नंबर 26, होल्डिंग कंपनी विल एब्जॉर्ब दिस लॉस। होल्डिंग कंपनी इस लॉस को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना। 10,500 ये लॉस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यहां पे आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो निल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और ये जो 10,500 रुपए है ये होल्डिंग कंपनी के अकाउंट में लिख दो आप लोग। किसके अकाउंट में लिख दो सर? ये लिख दो आप लोग होल्डिंग कंपनी के करंट ईयर के बैलेंस में। और एक अपना होल्डिंग कंपनी का क्यूमुलेटिव बैलेंस भी निकलेगा। क्यूमुलेटिव बैलेंस का मतलब ये कि आज तक होल्डिंग कंपनी ने आपके कितने लॉस एब्जॉर्ब कर लिए, आज तक होल्डिंग कंपनी ने आपके कितने लॉस एब्जॉर्ब कर लिए। तो सर आज तक भी 10,500 ही किए हैं, अभी तक तो ऊपर तो था नहीं कोई लॉस, पहला बार यही लॉस हुआ है, ठीक है ना। आई बात समझ में आप सब लोगों को? तो यहां से अब अपना क्वेश्चन जो है वो असली स्टार्ट होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट ईयर देखिएगा क्या हो रहा है। 2.5 लाख का लॉस हो गया ना अपने को। 2.5 लाख का लॉस होने के बाद में अब और क्या है नेक्स्ट ईयर?
तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ईयर में अपने को लॉस हो गया है कितने अमाउंट का, नेक्स्ट ईयर में अपने को लॉस हुआ है 60,000 का, राइट। ओके, तो अब लॉस हो गया अपने को 60,000 का। अब 60,000 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, 30%, 18,000 रुपए। फिर से 18,000 रुपए नेगेटिव होने से आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो 18,000 नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए होल्डिंग कंपनी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा इसके लॉस को, ठीक है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा फिर से नील रहेगा। तो ये 18,000 रुपए का लॉस कौन बियर करेगा, होल्डिंग कंपनी। करंट ईयर में 18,000 का बियर करेगा, और ओवर द पीरियड कितना हो गया, 10,500 पहले ही हो गया था, 18,000 अब इसमें और जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28,500, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट ईयर में अब हमको 60,000 के बाद कोई प्रॉफिट वगैरह हुआ क्या। देखिए 60,000 के बाद हमको यहाँ पर अब 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 50 का होगा और फिर 75 का, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जब अपने को 25,000 का प्रॉफिट होगा तो 25,000 के प्रॉफिट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है 7,500। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका हो गया सर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो नील आ गया है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अब आपका इस साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे अब इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पॉजिटिव नहीं होने देंगे हम। ये 7,500 रुपए जो है अब हम होल्डिंग के बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। होल्डिंग के बैलेंस में हम इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे ताकि होल्डिंग अपने लॉस की रिकवरी कर सके। ट्रांसफर टू होल्डिंग, ट्रांसफर टू होल्डिंग P&L, समझ रहे हो। तो होल्डिंग कंपनी अपना लॉस जो है 7,500 से कम कर लेगी, और क्यूमुलेटिवली जो 28,500 के उसके लॉस थे उसमें से 7,500 कम हो गए, तो उसको अब कितने और रिकवर करने हैं, 21,000 और रिकवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमको नेक्स्ट ईयर 50,000 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट ईयर हमको 50,000 का प्रॉफिट, 50,000 का 30% कितना, 15,000। अब ये 15,000 फिर से हम होल्डिंग के पास ट्रांसफर कर देंगे, ये 15,000 फिर से हम होल्डिंग के पास ट्रांसफर कर देंगे। करंट ईयर में 15,000 की रिकवरी, तो पूरी रिकवरी अभी कितनी हो गई, अभी पूरी रिकवरी हो चुकी है सर टोटल, जिसमें से अब 6,000 की रिकवरी होनी बाकी है। नेक्स्ट ईयर अब अपने को 75,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 75,000 में 30% माइनॉरिटी कितना, 75,000 में 30% आपका माइनॉरिटी कितना है, देखिए 75,000 में आपका 30% जो माइनॉरिटी है वो कितना है। तो देखिए सर 75,000 में हमारा 30% माइनॉरिटी है वो होगा 22,500। बट इसमें से मुझे 6,000 की रिकवरी करनी है, इसमें से मुझे 6,000 की रिकवरी करनी है, जो कि मेरी अभी भी बाकी है। इसका मतलब मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट इफेक्टिवली इस बार कितने दिखाऊंगा, 16,500 ही दिखाऊंगा। 16,500, बाकी का 6,000 मैं पूरा रिकवर कर लूंगा। और ये लीजिए सर मेरी रिकवरी पूरी की पूरी हो गई, फुल रिकवरी हो चुकी है, और मेरा अब जाके माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है लास्ट ईयर में 16,500 आया है। लास्ट ईयर में मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 16,500 आया है। तो चलिए सर इसका अपने जो आंसर है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए देखिए सर हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 122 आया था बराबर, फिर बाद में हमारा पहली बार माइनॉरिटी इंटरेस्ट 124 आया, दूसरी बार 64, तीसरी बार नील, चौथी बार नील, ठीक है ना, पांचवी बार भी नील, छठी बार आपका नील माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और लास्ट में 16,500 का हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया है ना। सो दिस इज हाउ दिस नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्वेश्चन शुड बी डेल्ट विथ, राइट। तो 16,500 का हमारा फाइनली लास्ट के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव निकला है। बीच में जब जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव हुए हैं तब तब हमने उनको क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया सर हमारा पूरा का पूरा May 19 का क्वेश्चन पेपर। तो आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म दोस्तों, और इसके आगे के जो डिस्कशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के ऊपर 14 दिसंबर से जो है न्यू बैचेस लॉन्च होने जा रहे हैं। May 21 के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सो May 21 के लिए अपने स्पेशल बैचेस जो है वो लॉन्च होंगे प्लस क्लासेस के ऊपर, प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप वहां पे जरूर आइए। अपने May 21 एग्जामिनेशन के लिए एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूँ अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस एज वेल एज प्लस क्लासेस के ऊपर। ये मेरा कोड है धीरज 10, इस कोड को अगर आप यूज करते हैं यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों।
ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच।